नमस्कार, मैं मनु पवार। हमारे चर्चित लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत तो आपने बहुत सुना होगा, स्याणी हे मेरी स्याणी बुढ़िंद्या की स्याणी हे मेरी स्याणी। गढ़वाली का ये जो स्याणी शब्द है ना, इसका मतलब हुआ इच्छाएं या हसरतें। बुढ़िंद्या की स्याणी का मतलब हुआ कि बुढ़ापे में कुलांचे मारती इच्छाएं या हसरतें। वैसे तो राजनीति में किसी नेता की उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, उसकी हसरतें हमेशा जवान रहती हैं। पद और प्रतिष्ठा के लालच में ये जो स्याणी है वो अक्सर कुलांचे मारती रहती है। तो फिर हरीश रावत जी की स्याणी भला क्यों ना कुलांचे मारे। उनकी उम्र अभी 77 साल ही तो हुई है। 1.25 साल बाद वो उत्तराखंड में जब विधानसभा के चुनाव होने वाले होंगे, तब तक उनकी उम्र 78 साल को पार कर जाएगी और चुनाव के नतीजे आते आते वे 79 साल की दहलीज पर पहुंच जाएंगे उम्र के। लेकिन हरीश रावत हैं कि अभी भी खुद के लिए उत्तराखंड में बड़ी भूमिका का ख्वाब पाले हुए हैं। अब अचानक उन्हें ब्राह्मणों की फिक्र सताने लगी है। हरीश रावत साहब का बयान आया है कि कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के जरिए एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रही है और उन्हें उम्मीद है कि इस संगठन सृजन में बहुत अच्छी संख्या में जिलों में ब्राह्मण वर्ग से आने वाले नौजवानों को जिम्मेदारी पर वो देख सकेंगे और वो प्रार्थना करते हैं कि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो। आखिर हरीश रावत के इस बयान के मायने क्या है? क्या इसके वही मतलब है जो आप सीधे सीधे समझ रहे हैं, या दिख रहा है आपको, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? इस वीडियो में इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। वैसे कमाल की बात देखिए कि जब जनता के लिए सड़क पर उतरकर लड़ने का मौसम था, तब हरीश रावत साहब ज्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर खान पान की वीडियोस डालकर फूड ब्लॉगिंग कर रहे थे। गुड़, गेंठी, मिठाई, तेड़ू, पहाड़ी ककड़ी, पहाड़ी केला, पिनालू, बदरी गाय का घी और जाने किस किस के बारे में वो सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स से या अपने व्यूअर्स से ज्ञान साझा कर रहे थे। एक तो मेरी प्यारी प्यारी जमीन के नीचे पाई जाने वाली गेठी है और इसकी सब्जी जो है बहुत ही स्वादिष्ट होती है और उसमें इनके लाए हुए घी का तड़का लग जाए तो फिर बात ही क्या कहनी है। और ये काकड़ी, अब हमको एक शो जरूर करना पड़ेगा कि हमारी काकड़ी छोटी क्यों होती जा रही है। और तो और इस बीच YouTube पर उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए और उन्हें सिल्वर बटन मिला YouTube की तरफ से। तो किसी उत्साही नौजवान यूट्यूबर की तरह उन्होंने भी जश्न मनाया, उस सिल्वर बटन की अनबॉक्सिंग की और उसका बाकायदा वीडियो भी बनाया और उसे शेयर कर दिया YouTube पर। हाय गाइज, आप सब YouTube चैनल पर जो मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सबके लिए मेरे लिए आज का दिन बहुत खास है। तो 2022 में चुनावी हार के बाद से हरीश रावत साहब ज्यादातर बार इसी तरह शिक्षणेतर कार्य में शामिल पाए गए हैं। ऐसा लग रहा था कि हरीश रावत साहब मेन कोर्स को भूल ही गए हैं। लेकिन अब जबकि उत्तराखंड में चुनावों को करीब 1.25 साल ही बाकी रह गया है, हरीश रावत साहब को अपना सिलेबस याद आ गया है। हरीश रावत इन दिनों अचानक से पॉलिटिकली एक्टिव मोड पर दिखाई दे रहे हैं। भले ही वो पार्टी में अलग थलग पड़े हों, भले ही पार्टी में उनकी कोई सुन नहीं रहा हो, भले ही उत्तराखंड में पार्टी संगठन की बैंड बजी हुई हो, 3 साल से कार्यकारिणी तक नहीं बन पाई है, संगठन के चुनाव नहीं हो पाए हैं, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की कुर्सी आज जाएगी या कल जाएगी, यही करते करते इतना वक्त गुजर गया है कि अब तो विधानसभा चुनावों का मौसम भी नजदीक आने वाला है। तो अब हरीश रावत साहब को यह ध्यान आ गया कि अरे, कांग्रेस के संगठन में ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनको अचानक गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हेमंत नंदन बोगड़ा, नरेंद्र तिवारी जैसे कांग्रेस के ब्राह्मण पुरखे याद आने लगे और उन पुरखों की दुहाई देकर वो ब्राह्मण नौजवानों को जिलों में पार्टी संगठन में अहम जिम्मेदारी देने के लिए बैटिंग करने लगे हैं। आप जानते ही हैं, हरीश रावत जी बड़े खांटी नेता हैं, इसलिए उनके कहे शब्दों पर जरूर गौर करना चाहिए आपको। वो शब्दों से खेलने का शऊर जानते हैं। हरीश रावत ने इस बात पर जोर दिया है कि जिलों में ब्राह्मण वर्ग से आने वाले नौजवानों को जिम्मेदारी मिले। गौर कीजिएगा, उन्होंने प्रदेश स्तर की बात नहीं की। तो अब एक स्वाभाविक सा प्रश्न दिमाग में उपजता है कि आखिर हरीश रावत साहब ने जिलों में ही ब्राह्मण नौजवानों को संगठन में जगह देने की पैरवी क्यों की होगी? उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण को बनाने पर जोर क्यों नहीं दिया होगा, जैसे उन्होंने पिछली बार प्रीतम सिंह को हटाकर गणेश गोदियाल को अध्यक्ष बनवाकर उनको निपटा दिया था?
जब हम इसके पीछे के गेम को खंगालने की कोशिश करते हैं तो उसमें हरीश रावत साहब एक नेता से ज्यादा एक पिता की भूमिका में दिखते हैं। हरिद्वार ग्रामीण से उनकी बेटी अनुपमा रावत तो विधायक हैं ही, अपने बड़े बेटे वीरेंद्र रावत को वो साल 2024 में हरिद्वार से लोकसभा सांसद का चुनाव लड़वा चुके हैं। हालांकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन अब 2027 में हरिद्वार की खानपुर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पत्नी रेणुका रावत को भी हरीश रावत सांसदी का चुनाव लड़वा चुके हैं, हालांकि वो भी नहीं जीत पाई थी। अब रह गए उनके दूसरे बेटे आनंद रावत, जिनकी राजनीति यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस के सचिव से आगे ही नहीं बढ़ पाई। वो भी कब से विधायक बनने का सपना पाले हुए हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हरीश रावत एक नेता से ज्यादा एक पिता की भूमिका में दिख रहे हैं, तो अब आनंद रावत का राजनीतिक करियर सेट करना हरीश रावत की पहली प्राथमिकता है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि छोटे बेटे आनंद रावत को राजनीति में स्थापित करने की मंशा और ब्राह्मण नौजवानों को संगठन में जिम्मेदारी दिए जाने के हरीश रावत के बयान का क्या आपसी कनेक्शन हो सकता है? तो इसे ऐसे समझाने के लिए बहुत अंदर की खबर आपको बता रहा हूं। जो मुझे पता चला है उसके मुताबिक हरीश रावत साहब 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने छोटे बेटे आनंद रावत को देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस का टिकट दिलवाने की जुगत में लग गए। इसके लिए उन्होंने एक व्यू रचा हुआ। देहरादून में कांग्रेस से जुड़े एक गढ़वाली ब्राह्मण युवा नेता, जो कि रावत साहब का बहुत करीबी बताया जाता है, और करीबी क्या उनका भक्त बताया जाता है। नाम मुझे पता है लेकिन मैं यहां पे उसको रिवील नहीं करूंगा। तो बताया जा रहा है कि हरीश रावत साहब उस ब्राह्मण युवा नेता को देहरादून महानगर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। लेकिन क्यों बनाना चाहते होंगे? जैसा आप जानते ही हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, विधानसभा चुनाव में जब पार्टी किसी का टिकट फाइनल करती है ना, तो उम्मीदवारों के नाम जिला संगठन के जरिए पार्टी हाईकमान तक पहुंचते हैं। उम्मीदवारों का एक पैनल बनाकर संगठन भेजता है और किसी एक को टिकट मिलता है, या कई बार ऐसा होता है कि संगठन से सर्वसम्मति से एक ही नाम भेजा जाता है और उसको टिकट मिल जाता है। तो हरीश रावत साहब का गेम ये लग रहा है कि उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जब संगठन से उम्मीदवारों के नाम मांगे जाएंगे, तो देहरादून महानगर कांग्रेस की कमान अगर उनके अपने बंदे के पास रहेगी, तो उसके जरिए वो अपने दूसरे बेटे आनंद रावत का नाम विधायकी के टिकट के लिए आसानी से आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन अगर आप हरीश रावत के ब्राह्मणों को संगठन में जिम्मेदारी देने वाले बयान को हूबहू ले रहे हैं, उनके शब्दों पर जा रहे हैं, इसे ब्राह्मणों को कांग्रेस से वापस जोड़ने की किसी मुहिम का हिस्सा बता रहे हैं, तो ये आपका भ्रम भी हो सकता है। हरीश रावत बहुत बंजे हुए नेता हैं, बहुत घुटे हुए नेता हैं। वो जो कहते हैं उसमें उनके कई निहितार्थ छिपे होते हैं। तो अभी तेल देखिए, तेल की धार देखिए हरीश रावत साहब, और उनके बयानों पर नजर बनाए रखिए। राजनीति बड़े खेल खेलती है और रावत साहब तो पुराने खिलाड़ी रहे हैं इस मामले में। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिचितों तक जरूर पहुंचाएं। अभी तक मेरे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया फटाफट कर लीजिए। बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करना नहीं भूलना है। और मेरे YouTube चैनल पर आते रहिएगा। पहाड़ का अनदेखा, अनकहा, अनसुना बहुत सा कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। तो मुझे दीजिए इजाजत। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बाकी वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद। पुनः नमस्कार।